लेक्चर 44 CMA का, ठीक है। हाँ जी, कल जो टेस्ट था उसके क्वेश्चन से रिलेटेड किसी का कोई इशू हो जी, करवाना करूँना कोई नहीं, आप सवाल पूछें, सॉल्यूशन मौजूद है, करवाना नहीं है। आप सवाल करें, हाँ वैसे प्रॉब्लम पूछें, आपको कोई प्रॉब्लम है तो पूछें, घर जाके दोबारा करना था ना। क्वेश्चन नंबर 1 वो तो नोट्स का छापा है, नोट्स में क्वेश्चन नंबर 4 मैंने कराया था, तीसरा सवाल है वो जो इन्होंने टेस्ट में दे दिया उठा के, सेम छापा, आपने देखा ही नहीं। टारगेट कॉस्टिंग का क्वेश्चन 3, हाँ वो नहीं दी हुई थी, वो एजम्पशन लेनी है, कुछ भी ले लो। हाँ जी, हाँ तो उसके नंबर मिल जाएंगे आपको। ये तो पॉइंट आपको सिर्फ एजम्पशन पे था, नॉर्मल कैपेसिटी ना दी हो। वैसे असल में सुन लें, 1 मिनट सुन लें, सॉल्यूशन में एक आधी गलती है, वो गलती ये है कि नॉर्मल लॉस ऑफ कैप्स, क्वेश्चन 1 की बात कर रहा हूँ, नॉर्मल लॉस ऑफ कैप्स को तो इनकॉर्पोरेट की है, लेकिन जो लेबर का आइडल टाइम है उसको उन्होंने कॉस्ट में इग्नोर कर दिया है, वो गलत है, उसको आपने काउंट करना है। ओवरहेड्स प्रोडक्टिव टाइम के होते हैं, जब ओवरहेड्स पे हाई लो लगाया, हाई लो लगा के फिक्स अलहदा हो जाएंगे टोटल, और वेरिएबल ओवरहेड्स पर आवर आ जाएंगे, ये तो ठीक है। ये जो फिक्स होते हैं ना, इनको डिवाइड करना होता है किस पे, नॉर्मल कैपेसिटी। मैंने कहा था नॉर्मल कैपेसिटी एक एस्टीमेट होता है। नॉर्मल कैपेसिटी क्या होता है, हमने आपको कहा था अगर आपको एस्टिमेटेड डाटा ना दिया हो तो रीसेंट पीरियड्स का जो एक्चुअल डाटा होता है उसको नॉर्मल कैपेसिटी, उसको एज्यूम कर लेते हैं फ्यूचर के लिए। तो आपको जो पिछले 2 क्वार्टर के एक्चुअल घंटे दिए आपने उनको नॉर्मल कैपेसिटी ले लेना था, एवरेज करके ले लो, रीसेंट क्वार्टर की ले लो या रीसेंट जो भी मंथ दिया हुआ है। तो ये बात याद रखना, अगर आपको बजटेड डाटा ना दिया हो तो एक्चुअल डाटा जो माजी का दिया होगा वो फ्यूचर के लिए बजटेड डाटे का काम करेगा। ये मैंने पहले भी एक सवाल करवाया है जिसमें उसने 2019 का एक्चुअल डाटा कहा था, 2020 का बजटेड डाटा होगा, ये करवाया था क्लास में, आपको नहीं याद? तो एक चीज़ एक जगह नहीं आनी, घूम घूम के बातें वापस आपके पास आनी है टेस्टों में, फिर आप कहेंगे ये तो नहीं बताया था। तो नॉर्मल कैपेसिटी कैसे आनी है, जो पिछले महीनों की एक्चुअल कैपेसिटी थी कितनी थी, ये महीनों की थी क्वार्टर की थी, 23,000, और महीनों की थी क्वार्टर की थी 19,000। इसकी एवरेज निकालो, ये एवरेज कैपेसिटी पर मंथ आ जाएगी इनटू, अच्छा अब ये पता नहीं रकम ये महीने की थी, ये डाटा मंथली था ये भी, तो बस ठीक है, फिर इसको इनटू 12 करने की ज़रूरत नहीं है, ये एवरेज आवर्स आ जाएंगे। हम एज्यूम कर लेंगे पिछले 2 महीनों में जो एक्चुअल कैपेसिटी की है उसका एवरेज करो तो नॉर्मली कंपनी इतने घंटे काम करती है, ये आपने एजम्पशन लेनी थी। किसी ने अगर 19,000 घंटे को भी बेस बना दिया वो भी ठीक है, किसी ने 23,000 घंटे को भी बेस बना दिया है वो भी ठीक है, कि जी माजी में इतने घंटे काम हुआ है तो नॉर्मली इतने घंटे ही काम होता है, जो इनमें से कम वाले घंटे हैं वो भी बेस बना सकते हो, इनकी एवरेज भी बना सकते हो, लेकिन नॉर्मल कैपेसिटी नहीं दी थी तो वो आपने अपनी तरफ से एज्यूम करनी थी। वैसे आई क्या देता है, क्योंकि ये टेस्ट इन्होंने बनाया, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट ने उन पे छोड़ा था, तो ये लेते नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको आई क्या पेपर में भी ऐसा हो सकता है कि डाटा ना दिया हो। जब डाटा ना हो तो एजम्पशन जिंदाबाद, एजम्पशन लेनी थी, सवाल वहाँ रोक नहीं देते, आगे कर लेते हैं एजम्पशन लेके, कोई नहीं एजम्पशन गलत होगी, अगले प्रोसीजर के नंबर मिलेंगे। अव्वल तो इसके नंबर मिलने सबको हैं, जिन्होंने यहाँ आके छोड़ दिया उनको नहीं मिलेंगे, जिन्होंने कोई भी घंटे लेके डिवाइड कर लिया, पावे अपने वालों करो लैन घंटे उससे डिवाइड करें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। पहले सवाल के सॉल्यूशन में गलती क्या है, जो इन्होंने सॉल्यूशन बनाया उसमें आइडल टाइम को इग्नोर किया हुआ है लेबर कॉस्ट में, वो लेना है आपने। कैप्स का वेस्टेज लिया हुआ है लेकिन टाइम का वेस्टेज लेबर का इग्नोर किया, नहीं करना हमने, तो लेना है, हमने तो टारगेट कॉस्टिंग में लिया है बार बार। नॉर्मल लॉस है, वो कहते हैं मैंने एज्यूम किया ये नॉर्मल नहीं है। और कोई बात पूछनी हो, ये सारा नोट्स का क्वेश्चन नंबर 3 था, सारा वही है, जाके उसको चेक कर लो, वर्डिंग सेम छापा है, बस इदारा प्रोडक्ट का नाम चेंज किया होगा, और कोई एक आधा पॉइंट ये रखा है कि आप पुरजे बाजार से ख़रीदें या ख़ुद बनाएं,
उसमें बीच में एक छोटी सी डिसीजन मेकिंग आ गई थी, बहुत ही मुन्नी सी, बहुत ही मुन्नी सी। तो फिर उसमें आपने लोअर ऑफ लेना था। टेस्ट दिया तुमने? चलो चलो, अब तो ये रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। किधर है दूसरा? अच्छा अच्छा, ग्रुप। और वो तीसरे इसने दिया टेस्ट, ठीक है। चलें जी आगे, क्वेश्चन 8 पे आओ। सब क्वेश्चन 8 पर आओ, ठीक है। कर लेते हैं 9 भी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 8 पे आओ। ओ जवानो बस, क्वेश्चन 8 पर आए आप। तो इस क्वेश्चन में 2 लिमिटिंग फैक्टर थे। कितने थे? एक था मटेरियल बी और एक थी। तो आपने जो पहला स्टेप परफॉर्म किया होगा उसमें आपने इस तरह 2 कॉलम आगे बना लेने हैं। एक कॉलम मटेरियल बी को वेरीफाई करने का और एक आपने स्किल्ड लेबर को वेरीफाई करने का। वेरिफिकेशन का स्टेप करेंगे, दोनों की शॉर्टेज है। अच्छा, दूसरा स्टेप जो आपने करना होता है क्वेश्चन नंबर 8 में, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग। तो मैंने उस दिन क्लास में भी बताया था, फिर भी अभी कोई गोंगलू ग्रुप में पूछ रहा था कि ये लोकल वाला डाटा क्यों लिया हुआ है, इसमें एक्सपोर्ट वाला डाटा क्यों नहीं लिया। बेटा लोकल सेल पे आप आज़ाद हैं, उसके यूनिट कम ज़्यादा बेच सकते हैं। जिसके आपने दे बेचना ही मस्ट हैं, जिसमें यू हैव नो चॉइस, तो कंपलसरी सेल की रैंकिंग नहीं होती। रैंकिंग हमेशा होती है नॉन कंपलसरी सेल की, जो कि इधर लोकल सेल है। कंपलसरी सेल की रैंकिंग नहीं होती, एक्सपोर्ट सेल की रैंकिंग ही नहीं करनी। तो आप यहाँ पे लोकल की रैंकिंग कर रहे हैं C031 और लोकल D032। इसीलिए एक्सपोर्ट वाले की नहीं कर रहे रैंकिंग, करनी ही नहीं। यहाँ नोट लिख लें, एक्सपोर्ट वाले की रैंकिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो लाजमी बेचना है। जब कोई चीज़ लाजमी करनी है उसमें हमारे पास आज़ादी नहीं है। आज़ादी नहीं है तो क्या डिसीजन मेकिंग करोगे? डिसीजन मेकिंग होती है जिसमें यू आर आज़ाद टू डिसाइड, जिसमें आपके हाथ बंधे हुए हैं, वहाँ पे आपने डिसीजन मेकिंग नहीं करनी। तो बेटा यहाँ पे फिर आपने लोकल सेल प्राइस लेनी थी और माइनस इसमें से सारी वेरिएबल कॉस्ट करनी थी। मटेरियल ए, मटेरियल बी, स्किल्ड लेबर की कॉस्ट, फिर सेमी स्किल्ड, वो सारी वेरिएबल कॉस्ट लेस करके आपके पास कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाना था। फिर आपने इस कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को 2 दफ़ा डिवाइड करना था। एक दफ़ा आपने कंट्रीब्यूशन को डिवाइड करना था मटेरियल बी पे, और एक कंट्रीब्यूशन पर यूनिट को आपने डिवाइड करना था, दोनों की अलग-अलग रैंकिंग होनी थी। बाय चांस मेरा जहाँ तक ख्याल है रैंकिंग क्या होगी, पहले कौन सा करना है ये? अच्छा, ये रैंकिंग 1 पे आता है दोनों के हिसाब से, और ये रैंकिंग, उसके बाद आपने 2 दफ़ा प्लान बनाना है। तो स्टेप 3 में आपने ऑप्टिमल प्लान 2 दफ़ा बनाना है। तो ऑप्टिमल प्लान कैसे बनाते होते हैं? पहले कंपलसरी सेल का बनाते हैं, बाद में नॉन कंपलसरी का। तो यहाँ पे लिखते होते हैं प्रोडक्ट्स, प्लान कॉपी कर रहा हूँ मैं, प्रोडक्ट्स। और उसके बाद पहला लिमिटिंग फैक्टर कौन सा था? मटेरियल बी, और उसके हिसाब से आप लिखेंगे प्रोडक्शन यूनिट्स। जो अगला लिमिटिंग फैक्टर है उसके लिए अलग टेबल बनाना है, लेकिन मैं वो उसके लिए यही कॉलम स्किल्ड लेबर और ये दूसरे लिमिटिंग फैक्टर के लिए प्लान है प्रोडक्शन यूनिट्स 2 दफ़ा निकालेंगे। ये 2 सेपरेट प्लान है, मैंने एक ही टेबल में 2 कॉलम बना लिए हैं, ये 2 सेपरेट प्लान है जी। तो प्रोडक्ट्स, मटेरियल बी और प्रोडक्शन यूनिट। तो हमारे पास जो अवेलेबल मटेरियल था वो 2,52,000 kg था। कितने kg था? 2,52,000 kg। इसमें से पहले एक्सपोर्ट सेल बनानी है जो कंपलसरी है, लेबर और मटेरियल के 332400 kg। पहले एक्सपोर्ट सेल जो कंपलसरी है वो बनानी है। C031 D032 उसके तमाम यूनिट्स पूरे बना लेने हैं। हाँ बताओ भाई, किसी ने किया हो? कितने यूनिट्स थे एक्सपोर्ट के? 25,000 यूनिट्स। और कितने केजी कंज्यूम हो जाएगा? 500 kg। पहले कंपलसरी बनाने हैं 87,500। अच्छा, 25,000 के बाद 24,000 यूनिट्स डिमांड है एक्सपोर्ट की।
इसमें कितने केजी खा लेंगे हम? हाँ जी 8750 केजी 62400, तो बाकी क्या बचा? टोटल जितने मटेरियल है उसमें से पहले कंपलसरी वाले बनाने हैं। एक्सपोर्ट सेल कंपलसरी है, कोई रैंकिंग नहीं। 182500 केजी। इसके बाद अब आपने लोकल सेल एज पर रैंकिंग बनानी है। लोकल सेल तो इसमें D032 को पहले बनाना है। 1,30,000 केजी कंज्यूम होगा। यूनिट्स कितने थे? 50,000। बाकी बचा 525, और इसमें लोकल C031 को जब बनाएंगे तो 15,000 यूनिट्स बनेंगे। ये एक प्लान हो गया, ये एक प्लान हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आपका स्किल्ड लेबर 2,52,000 थी घंटे। एक्सपोर्ट सेल इसमें भी पहले ही बननी है, 25,000 यूनिट्स, 24,000 यूनिट्स, तो कितने घंटे कंज्यूम हो जाएंगे? 60,000, 48,000 घंटे। बाकी 1,44,000 घंटे बचे। अब रैंकिंग 1 में इधर भी D032 ही है, 1,00,000 घंटे कंज्यूम होंगे। इसके भी 50 पूरे बनेंगे रैंकिंग के मुताबिक, तो बाकी बचे 44,000 घंटे। अब 44,000 घंटों में ये जो बनेगा कितने? 18,333 यूनिट्स। अब असल जवाब हमारा क्या है? देखें, इसके कॉमन यूनिट्स हैं 25 ही बनने हैं। तमाम में से कॉमन निकाल लें यूनिट्स, आप उतने बना सकते हैं। ये तो पहले ही कॉमन है। इसमें कॉमन कितने हैं? 24,000 यूनिट इसके बनेंगे। एक्सपोर्ट वाले में सारे यूनिट कॉमन है, ठीक है। इधर देखें, मटेरियल भी जो हमारे पास अवेलेबल है उसके मुताबिक 50,000 यूनिट मटेरियल यूज़ करके बनेंगे और लेबर यूज़ करके भी 50 ही बन सकते हैं। इसका मतलब है पूरे 50 ही कॉमन है। फड्डा नीचे वाले में है। आखिरी वाले जो है ना, मटेरियल 15,000 यूनिट बनाने का है, लेबर हमारे पास 18,333 यूनिट बनाने की है, तो हमने इसमें से कॉमन यूनिट्स निकालने हैं। कॉमन, क्योंकि प्रोडक्ट खाली मटेरियल से नहीं बननी और प्रोडक्ट खाली लेबर से नहीं बननी। हर यूनिट जो फैक्ट्री में बनना है ना, हर यूनिट जो फैक्ट्री में बनना है उस पर मटेरियल भी लगना है और स्किल्ड लेबर भी लगनी है। तो 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए, 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए मटेरियल तो है, 15,000 यूनिट्स बनाने के लिए स्किल्ड लेबर भी है। ऊपर वाले 3,333 यूनिट्स के लिए मटेरियल खत्म हो गया। जब मटेरियल ही नहीं है तो हवा में तो नहीं ना बनने। तो ये होगा क्या? इन तमाम को आखिरी वाले को कंपेयर करके इनमें से जो लोअर वॉल्यूम या कॉमन वॉल्यूम है वो आंसर आपका। यानी आप 18,333 यूनिट लेबर होने के बावजूद नहीं बना सकते, क्योंकि वो जो 3,333 यूनिट्स हैं उनको बनाने के लिए स्किल्ड लेबर तो मौजूद है, लेकिन उनको बनाने के लिए मटेरियल भी मौजूद, बाकी चीज़ें भी होंगी, लेकिन ये नहीं है। जब ये नहीं है तो प्रोडक्ट कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। ठीक है, ये ऑप्टिमल प्लान है। इस सवाल की अच्छी खूबसूरती ये है, वैसे तो ये बोंगी या 2 लिमिटिंग फैक्टर नहीं आने चाहिए, लेकिन चलो अगर आ भी जाएं तो आपके वो पहले वाले रैंकिंग के तो सारे बनने, आखिरी वाले में फड्डा पड़ना है तो उसमें से कॉमन यूनिट्स उठा लें। अगर 3 लिमिटिंग फैक्टर भी होंगे ना तो उनमें से क्या उठा लें? कॉमन। कॉमन मीन जो लोएस्ट वन होंगे। ठीक है, ये आंसर मुकम्मल हो गया। अगर एक फर्स्ट पे आ जाए और एक सेकंड पे आ जाए तो आप लिख दें सवाल गलत है। वो लीनियर प्रोग्रामिंग आपके सिलेबस में नहीं है। कॉन्ट्राडिक्टरी रैंकिंग नहीं आएगी, आ जाए तो आप कह दें इट कैन बी फर्दर सॉल्व बाय यूजिंग लीनियर प्रोग्रामिंग अप्रोच विच इज़ आउटसाइड द स्कोप ऑफ सिलेबस। बस लीनियर प्रोग्रामिंग है वहाँ पे एक, QM में होती थी, पता नहीं अब है कि नहीं, मुझे नहीं पता। CA फाइनल में तो है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो जो चीज़ फाइनल में पढ़नी है उसकी यहाँ ज़रूरत नहीं है। और अगर ICAP ने दे दी तो फिर अल्लाह के हवाले, वो बच्चे भी और ICAP भी। मैंने नहीं करानी लीनियर प्रोग्रामिंग, क्योंकि मैं खज्जल होना नहीं चाहता।
अभी आपके सिलेबस का हिस्सा ही नहीं है, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग, वो क्लैश जब आ जाए तो उसके लिए ये इस तरह नहीं चलना, उसके लिए फिर लीनियर प्रोग्रामिंग की इक्वेशन बनानी पड़ती हैं, ऑप्टिमल प्लान इक्वेशन से निकालना पड़ता है, साइमल्टेनियस इक्वेशंस होती हैं उसकी, वो कैसे बनती हैं कोई ज़रूरत नहीं बताने की, लंबी चौड़ी कहानी है। क्यूएम में पढ़ी है तो अच्छी बात है, आप करते रहें, ट्राई करते रहें घर जाके, ठीक है। कि लीनियर प्रोग्रामिंग से करें तो कैसे होगा, दो लिमिटिंग फैक्टर वाला, ठीक है। इक्वेशन बनाएं और कर सकते हैं आप, अगर पढ़ी हुई है तो कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं पढ़ी हुई अभी आपकी क्लास के लिए, मैंने पढ़ी है फाइनल की क्लास के लिए। आगे चले जी, आगे क्वेश्चन नंबर 9 पे आए जी। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या मसाइल है, क्वेश्चन नंबर 9 पर आए, 9 पे, ताकि मसाइल खत्म हो जी। क्वेश्चन नंबर 9 पर आए, क्वेश्चन 9, क्वेश्चन नंबर 9। जब आप क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं तो इस क्वेश्चन की स्टोरी क्या है, मैं वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ूंगा, मैं स्टोरी पढ़ देता हूं जी। इस कंपनी की, जी बेटी बताओ आप, क्वेश्चन 9 किया आपने जी बेटी, इस कंपनी की रेगुलर प्रोडक्ट्स के क्या नाम है, K2 और उसका डाटा भी सारा दिया हुआ है, K2 और K9 का पर यूनिट पे डाटा दिया हुआ है, दिया हुआ है। K2 का और K9 का पर यूनिट पे डाटा दिया हुआ है मेरा ख्याल है। सेल प्राइस पर यूनिट दी है जी, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, दी हुई है मटेरियल कॉस्ट। अच्छा जी, अगर उसने आपको मटेरियल कॉस्ट दी है तो कहीं साथ उसने पर केजी ये वो दिया हुआ है, नहीं है तो बस ठीक है, कोई मसला नहीं। लेबर पे आ जाएं, लेबर कॉस्ट दी होगी, कितनी है लेबर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितनी है, 4500 और 7500। एक घंटे का रेट क्या है 300। तो एक्चुअली ये ऐसे निकला होगा, इसमें से मिसिंग डाटा निकालना चाहिए था, 25 रुपए पर आवर, 25 रुपए, 300 रुपए पर आवर, सॉरी 300 रुपए पर आवर इंटू 15 घंटे, 300 रुपए पर आवर इंटू एक्स घंटे इक्वल टू वो बनेगा, तो एक्स घंटे निकाल लें, 300 रुपए पर आवर इंटू एक्स घंटे पर यूनिट, वो एक्स नहीं है तो वो 15 घंटे आता है, 300 रुपए पर आवर इंटू 25 घंटे एक्स होगा, ऐसे ही है 7500 बनता है। तो इस क्वेश्चन में लेबर आवर छुपे हुए हैं K2 के और K9 के, तो 15 घंटे पर यूनिट और 25 घंटे पर यूनिट है, ये लोगों से नहीं निकलते। सेम वेरिएबल ओवरहेड्स पर अगर आप आए, वेरिएबल ओवरहेड्स दिए, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड्स के साथ लिखा होगा बेस्ड ऑन लेबर आवर, लिखा हुआ है। इसका मतलब है बेसिक के चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट अगर पर यूनिट आपको दी हो तो उसके पीछे ये फॉर्मूला चल रहा है, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर लेबर आवर इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट। अभी मैंने ऊपर ये निकाले हैं 15 और 25 के पता नहीं कितने, ये मेरे पास दिया हुआ है, तो ये फिगर बैलेंसिंग आ सकती है, यानी x रुपीस पर आवर रेट है। अब x रुपीस पर आवर रेट है इनटू 15 घंटे करो तो ये आ जाता है 1500 रुपए, शायद ये दिया हुआ है, ये 1500 रुपए पर यूनिट दिया हुआ है, 1800 रुपए, 1875 पर यूनिट, ये चीज नहीं है मेरे पास, x रुपीस पर आवर, और ये घंटे अभी ऊपर से हमने निकाले 15 घंटे पर यूनिट K2 के। तो अब इसको रीअरेंज करेंगे, 125 रुपीस पर आवर। दूसरे प्रोडक्ट से भी देखो तो उसमें भी 125 रुपीस पर आवर इंटू 25 घंटे करो तो वो टैली करता है। इसका मतलब है इस कंपनी में मटेरियल का रेट नहीं दिया पर केजी, लेबर का फ्लैट रेट है सारी प्रोडक्ट्स के लिए, लेबर का फ्लैट रेट दिया हुआ है 300 रुपए पर आवर, वेरिएबल ओवरहेड का फ्लैट रेट है सारी प्रोडक्ट्स के लिए, फ्लैट रेट पर आवर है 125 रुपए पर आवर, ठीक है। फिक्स्ड ओवरहेड का भी निकल सकता है पर आवर 100 रुपए पर आवर, लेकिन मुझे क्या जरूरत है, मैं पर आवर पे करने की बजाय जो ये फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी है इसको इनटू बजटेड यूनिट्स करें तो टोटल बजटेड फिक्स कॉस्ट आ जाएगी बिजनेस की, एग्जिस्टिंग बजटेड टोटल फिक्स कॉस्ट आ जाएगी
तो जो आपको फिक्स कॉस्ट पर यूनिट दी हुई है, कितनी दी हुई है? 1500 रुपए पर यूनिट इंटू नीचे 5000 यूनिट्स की डिमांड है। 1500 रुपए पर यूनिट, वैसे तो पर आवर से भी आ सकता है, लेकिन 1500 रुपए पर यूनिट इंटू 5000 और 1500 रुपए पर यूनिट इंटू 5000 है और 2500 रुपए इंटू और जमा कर लो। ये एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट आएगी बिजनेस की, बजटेड होगी, लेकिन क्योंकि बजटेड वॉल्यूम से निकाली है। इस कंपनी में लेबर आवर की शायद शॉर्टेज है। ये कहां लिखा हुआ है? वो ऊपर वाले पैराग्राफ में कि इनके पास अवेलेबल लेबर आवर 3 लाख घंटे हैं, शायद 3 लाख ही हैं। पता कैसे चला? ये सवाल लिमिटिंग का है। पेपर में जब ये सवाल आया था तो मेरे से आके कई लोगों ने व्हाट्सएप पे पूछा था, सर जी ये सवाल बताएं किस टॉपिक है। वहाँ फड्डा पड़ गया था बाहर एग्जाम हॉल के कि ये लिमिटिंग का है, ये लिमिटिंग का नहीं है, क्योंकि जितने हमने लिमिटिंग के सवाल किए हैं उनकी रिक्वायरमेंट में तो लिखा होता था ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान या ऑप्टिमा, इधर तो कोई ऐसी बात लिखी नहीं हुई। इसमें तो सिर्फ कहा हुआ है कि प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। ये तो एक आम डिसीजन मेकिंग का भी सवाल में कई दफ़ा कह देता है प्रॉफिट निकाल के दिखाओ। तो मैंने कहा क्वेश्चन की शक्ल भेजो, अगर उसमें कहीं पे भी ये लिखा हो कि इतने घंटे अवेलेबल हैं, इतना मटेरियल केजी अवेलेबल है या इतने मशीन आर अवेलेबल हैं, तो वो लिमिटिंग फैक्टर का सवाल हो सकता है। डाटा दिखाओगे तो बताऊंगा। तो वो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ था कि कंपनी के पास 3 लाख घंटे अवेलेबल हैं, इसके अलावा पूरे सवाल में कोई और पहचान नहीं है कि ये लिमिटिंग फैक्टर का सवाल है। ठीक है, अब इस सवाल में जो मसला है वो ये है कि कंपनी की 2 रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं। एक प्रोडक्ट ऐसी है जो कस्टमाइज है, कस्टमर या उसने वैसे ऊपर लिखा हुआ है कि ये रेगुलर प्रोडक्ट भी बनाते हैं और जरूरत के मुताबिक जो ग्राहक आ जाए कस्टमाइज प्रोडक्ट भी बना देते हैं कस्टमर की मर्जी की, लिखा हुआ है ये ऊपर। तो इसका मतलब है इनकी 2 रेगुलर प्रोडक्ट है, कस्टमाइज की कोई लिमिट नहीं, कस्टमाइज की कोई लिमिट नहीं, वो लिखा हुआ है ऊपर पैराग्राफ में। सवाल अगर आपने इंग्लिश ही नहीं पढ़ी सही तो आपको नहीं समझ आएगा। इस कंपनी की 2 रेगुलर प्रोडक्ट्स हैं K2 K9। एक यहाँ कस्टमाइज प्रोडक्ट का डाटा है A1, लेकिन उसका अभी ऑर्डर ऑफर आई है, ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई। जब ऑफर एक्सेप्ट नहीं हुई तो आप पे छोड़ा जा रहा है कि अब आप इसका फैसला करें, ये कंपलसरी सेल में नहीं आएगा। अगर कोई बच्चा इसको कंपलसरी सेल ट्रीट कर रहा है तो उसकी इंग्लिश का मसला है, सवाल का नहीं। ये कहीं नहीं लिखा हुआ कंपनी हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड, उसने लिखा हुआ है ऑफर रिसीव हुई है। तो जब ऑफर रिसीव हुई और आपने उसकी एक्सेप्टेंस नहीं दी तो वो फिर अभी आपकी ये नॉन कंपलसरी है। इस सवाल में एक्चुअली रैंकिंग में 3 प्रोडक्ट्स आएंगी, K2 K9 और कस्टमाइज A1, बिकॉज वी हैव नॉट एक्सेप्टेड द ऑफर, तो ये भी नॉन कंपलसरी सेल में आएगी। ठीक है, जिसको ये कंपलसरी लगेगी उसने ऑफर एंड एक्सेप्टेड अपनी तरफ से ही पढ़ लिया है। मतलब कंपनी हैज ऑलरेडी एक्सेप्टेड कहीं नहीं लिखा हुआ, कहीं नहीं लिखा हुआ। और A1 का डाटा दिया हुआ है, A1 की सेल प्राइस भी दी है, A1 का अपना मटेरियल भी दिया है। आगे सारा डाटा नीचे जो दिया हुआ है वो किसका है? A1 का है। A1 में एक मसला है, एक मटेरियल है जो श्रीलंका से इंपोर्ट कर रहे हैं और वो जो श्रीलंका से इंपोर्ट होकर आपके मुल्क तक लैंड करने की कॉस्ट है वो 2. तो आपने क्योंकि 3000 यूनिट प्रोडक्ट के बनाने हैं तो 2.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 3000 यूनिट्स ऑफ A1 करें तो 1 यूनिट का मटेरियल निकल आएगा। 400 नहीं आएगा, 800 आएगा। अगर आप 3000 यूनिट से डिवाइड करते हैं प्रोडक्ट के, अगर आप प्रोडक्ट के यूनिट से डिवाइड करते हैं, यहाँ रॉ मटेरियल भी यूनिट्स में ही दिया हुआ है, धोखा दिया ना। तो मैं 2.4 मिलियन डिवाइडेड बाय मैं 3000 यूनिट्स अगर डिवाइड कर दूंगा प्रोडक्ट की, तो ये जो जवाब आएगा ये एक मुकम्मल यूनिट का प्रोडक्ट का मटेरियल निकलेगा, रॉ मटेरियल का नहीं। अगर कोई बच्चा यहाँ नीचे 6000 यूनिट्स पे डिवाइड करता है तो वो 6000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल होंगे, उसका फिर जो रेट निकलेगा वो 400 रुपये निकलेगा पर केजी टाइप। वो उसको फिर इंटू 2 kg करना पड़ेगा, आना 800 ही है। या कर लो, ये बात कई लोगों को समझ नहीं आती, या कर लो 22.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 3000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ A1, प्रोडक्ट का नाम है, तो आंसर आ जाएगा 800 रुपए की मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट पे प्रोडक्ट की। और एक तरीका ये है जो कुछ बच्चे फनकारियाँ लगाते हैं वो ठीक है, 2.4 मिलियन डिवाइडेड बाय 2 यूनिट्स ऑफ, क्या नाम है उस मटेरियल का, C,
C3 इंटू 3000 यूनिट प्रोडक्ट के A1 के, तो वो बच्चे जब डिवाइड करके 6000 से निकालते हैं तो उनका जो आता है ये रॉ मटेरियल का रेट आ जाता है 400 रुपये पर यूनिट ऑफ C3। फिर इसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट करने के लिए वो फिर इसको इंटू 2 यूनिट्स ऑफ C3 करते हैं। लंबा चक्कर है, 400 इंटू 2 करके भी 800 आना है, ये डायरेक्ट 800 आ गया। प्रोडक्ट के 1 यूनिट पे चाहिए मटेरियल आपको, अगर आप ये कर लेते हैं गलत नहीं है, बट इट विल टेक टाइम और लेंथी प्रोसीजर है। दोनों तरीके ठीक है। टोटल मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल क्वांटिटी ऑफ मटेरियल, मैंने क्या किया है, टोटल मटेरियल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट, जिससे ये 1 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट का मटेरियल निकल आया है, ये पर यूनिट ऑफ A1 पे निकल आया डायरेक्ट। बाकी उसके अलावा उसने कहा था मशीन चाहिए, इसके लिए मेरा ख्याल है मशीन चाहिए, वो मशीन आप रेंटल पे लाएंगे तो वो फिक्स कॉस्ट होगी, इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट। वो स्टेप 1 में नहीं आनी, 2 में नहीं आनी, 3 में नहीं आनी। जब एंड पे इनकम स्टेटमेंट बनाओगे वहाँ एग्जिस्टिंग फिक्स कॉस्ट लिखोगे, बजटेड जो पहले निकाली है तुमने, उसके साथ नीचे इंक्रीमेंटल फिक्स कॉस्ट भी लिख दोगे, लेस कर दोगे बस, और उसने कहीं नहीं आना। ये जो रेंटल वाली 2 पार्टीज दी हैं, एक मेरा ख्याल है फला मुदारबा है और एक टेक रेंटल है, ये 2 पार्टीज है, दोनों का रेंटल एक्सपेंस निकालना है, दोनों टोटल में निकालोगे, दोनों फिक्स कॉस्ट हैं, दोनों में से लोअर ऑफ उठाओगे। अब किसी ने जो किया है और मसला है वो पूछे, जिन्होंने किया है और मसाइल है। मैंने सवाल को गाइड कर दिया है मोटा मोटा, जो डाउट्स होते हैं। हाँ भाई जवान, मसला तो नहीं है जी। क्या चीज, कैसे निकलेंगे इनकम स्टेटमेंट में, वो तो कौन से वाले FOH, हाँ फिक्स्ड को ना, कौन से वाले चाहिए, एग्जिस्टिंग वाले के इंक्रीमेंटल वाले। वहां सोल्यूशन गलत है, पीछे सोल्यूशन देख के करोगे तो डी ट्रैक हो गए। एग्जिस्टिंग फिक्स निकालोगे, अभी बताए थे 285, ये इंक्रीमेंटल है, ये भी लेस करने हैं। और एग्जिस्टिंग फिक्स K2 K9 के टोटल बिजनेस के जो थे वो 27 हाँ 27.5 मिलियन, वो भी आ जाएंगे। कैसे आए हैं, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट कितनी दी है K2 की, जरा 5000 यूनिट्स डिमांड। शेड्यूल लोग होंगे जो प्लान से जरा देंगे, तो होना ही है। हाँ 1500 इंटू जमा, दूसरी प्रोडक्ट के कितने हैं, 2500 रुपए पर यूनिट इंटू डिमांड, टोटल करो 27.5 मिलियन आएगा। आ गया, बस एम ही होना है, बार बार एम ही होना है, बार बार बजटेड फिक्स कॉस्ट ऑफ द बिजनेस। जी सर, कौन है A1 के भी लेने हैं बेटी, A1 के भी लेने हैं, लेकिन ये एग्जिस्टिंग है, उसके इंक्रीमेंटल वाले लेने हैं, वो नीचे दिए हुए हैं। और ये प्रोडक्ट कारोबार की रेगुलर प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए इसके कभी हमेशा नहीं आएंगे। अगर बनती तो आएंगे, ना बनती तो नहीं आते। ये रेगुलर प्रोडक्ट नहीं है कारोबार की बेटी, ठीक है, पता लग गया आपको। आ जाए जी सफ़ा नंबर, अगले टॉपिक पे आए, क्वेश्चन 1। अच्छा जी, आज का होमवर्क लिख लें, इसमें से क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 हलवा मलाई क्वेश्चन है। 5, 6, 7 कौन से हो गए, 5, 6, 7 मैंने 8 करवाना है, 5, 6, 7 और 3 मैंने करवाना है अभी 1, 2 और कल करवाना है सिर्फ 8, 1, 2 और 8 ज़रा पापा क्वेश्चन है वो मैं करवाऊंगा। बाकी 5, 6, 7 बच्चों वाले सवाल हैं, 5, 6, 7, 3 यानी 3, 5 नहीं, इस तरह नहीं करने, पहले 5 करना है, फिर 6 करना है, फिर कौन सा करना है, और आखिर में क्वेश्चन नंबर 3। कल फिर आपको होमवर्क मिलेगा क्वेश्चन नंबर 4। मैंने अभी करवाना है क्वेश्चन नंबर 1 और 2, जितना हो जाएगा 1 और 2 हलवा, वो भी आसान सवाल है। अच्छा, क्वेश्चन में क्या मसला है, अभी तक आप जितने सवाल करके आए ना बेटा, उन सवालों में एक्सटर्नल डिमांड जितनी भी थी आपकी वो आप खुद बनाते हैं, जो चीजें आप नहीं बना पाते वो डिमांड कस्टमर को कहते हैं अल्लाह हाफिज जाओ भाई, हमारे पास प्रोडक्ट देने को नहीं है, बाजार में भी कोई सप्लायर मौजूद नहीं है। अब जो क्वेश्चन होंगे इनमें वो आपको ये कहेगा कि जितनी प्रोडक्ट्स आप बना सकते हैं ठीक है,
जो प्रोडक्ट आप नहीं बना पाएंगे वो आप कहां से ले लेंगे? सप्लायर से। और आपको क्वेश्चन में सप्लायर की परचेज प्राइस भी दी होगी। अगर सप्लायर की परचेज प्राइस ना दी हो तो रैंकिंग का तरीका पुराने वाला, अगर सप्लायर की परचेज प्राइस आ जाए तो फिर आपने ये वाला फॉर्मूला हरगिज नहीं लगाना, सेल प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, तो ये आ जाता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, ये फॉर्मेट जो होता है ये कब लगाते हैं? जब आप जो ये प्रोडक्ट बना के बेचना चाह रहे हैं, ये प्रोडक्ट सिर्फ आप ही बनाते हैं, मार्केट में इसका कोई और सप्लायर मौजूद ना हो, खरीद के नहीं दे सकते। अगर वो ये कह दे कि मार्केट में प्रोडक्ट जो बी है ये इसका एक्सटर्नल सप्लायर भी मौजूद है, ए का भी एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद है, पता कैसे चलेगा? परचेज कॉस्ट दी होगी पूरी बनी हुई प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट सी का भी एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद है। अब मैं सोल्यूशन में चेंज ये करूंगा कि जहां मैं सेल प्राइस लेता था वहां पे मैं परचेज प्राइस ले लूंगा प्रोडक्ट की। क्या ले लूंगा? क्यों ऐसा करना है वो लॉजिक बाद में बताएंगे, अभी सिर्फ रोटे पे चलें। परचेज प्राइस ले लूंगा, मेरी बात समझ आ रही है? सेल प्राइस की जगह क्या ले लूंगा? बाकी प्रोसीजर आगे सेम है, वही रैंकिंग होगी, वही प्लान बनेगा। प्लान में बस ये होगा कि जितने यूनिट आप खुद बना लेंगे ठीक है, बाकी जो नहीं बना पाएंगे उसके लिए एक एक्स्ट्रा कॉलम बना देंगे परचेज का। कौन से यूनिट्स? परचेज यूनिट्स, ठीक है। अच्छा, बाज दफा आई कैप क्या कहता है? आई कैप भी जरा सियाना तंग करता है। वो कहता है कि कंपनी की 3 प्रोडक्ट्स हैं, इन 2 का एक्सटर्नल सप्लायर नहीं है, इसका है। अब आप जब ये इनका एक्सटर्नल सप्लायर नहीं है इन 2 के लिए, तो आप करते हैं सेल प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट। जिसका एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद है उसकी परचेज कॉस्ट या परचेज प्राइस दी होगी। उस प्रोडक्ट में फिर आप क्या करेंगे? फिर उसमें आप सेल प्राइस नहीं लिखेंगे, उसमें उसकी जगह यहाँ स्लैश डाल के मैं परचेज प्राइस लिख देता हूँ, ठीक है। आप कहेंगे ये तो खिचड़ी सा सवाल हो गया, तो आते हैं ये खिचड़ी सवाल भी आते हैं। आई कैप ने आधा सवाल विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर लिमिटिंग के टॉपिक पे दिया है। ये 2 टॉपिक मर्ज किए गए हैं। 2 प्रोडक्ट के लिए ये सवाल है लिमिटिंग फैक्टर विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर, एक प्रोडक्ट के लिए है लिमिटिंग फैक्टर विद एक्सटर्नल सप्लायर। तरीका 99% सोल्यूशन का सेम है, 1% का जो चेंज है वो यही है, जहां सेल प्राइस आनी थी वहां पे क्या आ जाएगी? कई बच्चे कहते हैं सर आपको फिर ये कहना चाहिए कि प्रेफरेबल परचेज प्राइस है, अगर तीनों की परचेज प्राइस दे दे तो तीनों की परचेज प्राइस ले लेना, अगर जिस प्रोडक्ट की परचेज प्राइस ना हो प्रेफरेबल ये रखो, प्रेफरेबल परचेज प्राइस, इसकी प्रेफरेंस सेकंड कर दो, क्योंकि टॉपिक मिक्स होने लग पड़ेगा ना। अब पहले क्यों नहीं मैंने ये बात बताई? पहले तो वो सारे सवाल मैंने अलहदा ही वो कर लिए हुए हैं जिनमें एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद। अब क्वेश्चन में सिर्फ एक एक्स्ट्रा लाइन लिखी होगी कि अगर आप प्रोडक्ट ना बना पाए ना, ये वाली जितनी ना बना पाए, ये बाजार से इतने इतने रुपए की खरीदी जा सकती है, खरीद के ग्राहक को बेच दो। पहले आप बना के बेच रहे थे, पहले सिर्फ यू वर ओनली मैन्युफैक्चरर, अब आप कुछ क्वांटिटी के लिए मैन्युफैक्चरर हैं और बाकी जो क्वांटिटी बेटा आप नहीं बना पा रहे ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ रिसोर्सेज, उसके लिए आप ट्रेडर हैं। ट्रेडर मतलब खरीद के चीज़ें ग्राहक को खरीदने की प्राइस कम होगी, बेचने की प्राइस क्या है? ज़्यादा होगी। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है आपको? इस सवाल को करने के और भी कई तरीके हैं, ऐसे ऐसे ख़तरनाक तरीक़ों से आई कैप ने सवाल किया है। आई कैप के सोल्यूशन को हमने इग्नोर करना है, हमारा भी वही जवाब आएगा जो आई कैप का आता है। तो आपने आई कैप का सोल्यूशन देख के परेशान नहीं होना। आई कैप क्या करता है? 2 दफ़ा कंट्रीब्यूशन की स्टेटमेंट्स बनाता है, एक दफ़ा सेल प्राइस के साथ, एक दफ़ा फिर परचेज, फिर उन दोनों स्टेटमेंट्स का डिफरेंस लेता है, फिर उसकी रैंकिंग। वो इतना लेंथी तरीके से करता है आई कैप कि आपका बहुत टाइम ज़ाया होगा। वही सवाल हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ACCA ने सिखाया हुआ है, दूसरा पुराने आई कैप के अपने सवालों में मौजूद है कि जब सप्लायर की प्राइस मौजूद हो तो वो प्रेफरेबल, ना मौजूद हो तो सेल प्राइस। आए जी सवाल, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और कौन सा है?
क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 8 जी। क्वेश्चन नंबर 1 पे आए, क्वेश्चन नंबर 1 पे आए जल्दी से। 1, क्वेश्चन नंबर 1 पे आए। वो कहता है रिक्वायरमेंट ए पढ़े, डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स दैट शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द कंपनी टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट। आपने यूनिट्स बताने हैं, ऑप्टिमल प्लान यानी बताना है। कहते हैं एक कंपनी है जो 3 प्रोडक्ट्स बनाती है बाय यूजिंग सेम रॉ मटेरियल। ऊपर पढ़ रहा हूं अब डाटा। सेम रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल इज इन शॉर्ट सप्लाई एंड ओनली 3000 किलोग्राम शैल बी अवेलेबल इन अप्रैल 2009। इसका मतलब है सवाल पढ़ के ही पता चल रहा है कि मटेरियल लिमिटिंग है। इस सवाल में अगर आप वेरिफिकेशन का स्टेप स्किप करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मैं नहीं करता होता, मैं क्योंकि तीसरे स्टेप में बड़ा फ़ायदा होता है तो मैं तो हर दफ़ा ही बनाता हूँ। आगे वो क्या कहता है, 1 kg सप्लायर से जो मिलता है मटेरियल वो कितने का मिलता है, कितने का मिलता है। ये आपको मटेरियल का रेट दिया हुआ है, पूरी कॉस्ट पर यूनिट नहीं दी हुई। ये मटेरियल का पर केजी पर लीटर जो होता है बेटा ये रेट होता है। नीचे आओ जी, आगे बजटेड डाटा क्या दिया हुआ है और मैक्सिमम डिमांड दी है, ठीक है। सेलिंग प्राइस पर यूनिट दी है, मटेरियल केजी में दे दिया है, कॉस्ट नहीं दी हुई, केजी दे दिया है तो कोई मसला नहीं। 1500 रुपए पर केजी को मल्टीप्लाइड बाय दिस केजी करेंगे तो आ जाएगी। पढ़ा हुआ है रेट इनटू केजी। आगे क्या मांगा हुआ है, नहीं सॉरी, आगे लेबर की कॉस्ट दी है कि घंटे दिए हुए हैं, लेबर आवर्स लिखा है। इसका मतलब है ये जो 12 लिखा हुआ है ना, ये 12 रुपए नहीं है, ये 12 घंटे है और इसको इंटू 75 रुपीज अभी करना है मैंने। तो रेट इंटू घंटे बेसिक में पढ़ा हुआ है, ये बेसिक वाली बात घुमा घुमा के आपको वापस दे रहा है, रेट इंटू घंटे। अच्छा कहीं सप्लायर की तो प्राइस दी नहीं। पार्ट ए वो सादा लिमिटिंग फैक्टर है, पार्ट ए विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर वाला सवाल करना है। फिर इसी सवाल को कहता है दोबारा करो, इसी सवाल को पूरे को क्या करो। देखो नीचे बी पार्ट में क्या मांगा है, डिटरमिन द नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी प्रोड्यूस इफ finished products are also available from an external supplier at the following prices। ठीक है, पार्ट ए हमारा हो गया लिमिटिंग फैक्टर विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर, जिसमें सेल प्राइसेस ही लेके चलनी है। जो पार्ट बी आपने सॉल्व करना है उसमें भी सेल प्राइसेस तो मौजूद थी, लेकिन अब हम सवाल को सेल प्राइसेस से रैंकिंग नहीं करेंगे, उसमें परचेज प्राइस। तो उसने जानबूझ के सवाल 2 दफ़ा हल करवाया, एक दफ़ा लिमिटिंग फैक्टर विदाउट सप्लायर और एक दफ़ा विद सप्लायर। छापो मेरे साथ, जल्दी जल्दी छापो, इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है, सिंपली सिर्फ प्रैक्टिस है। जो पार्ट ए में मैं स्टेप कर लूंगा दोबारा वो कॉपी पेस्ट नहीं करूंगा, अगर वो चेंज नहीं है तो पार्ट ए तो पूरा मैं करूंगा स्टेप्स। जल्दी करो भी जल्दी, शाबाश। मेन क्वेश्चन 2 पे टाइम लगना है, ये जल्दी से 10 मिनट में इसको रैप अप करें आप लोग प्लीज। मेरे व्हाइट बोर्ड पे ना देखें, आप खुद करें, खुद करें जल्दी से। पहला पार्ट है लिमिटिंग फैक्टर विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर। क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 1, लिमिटिंग फैक्टर विदाउट एक्सटर्नल सप्लायर ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद नहीं है पार्ट ए में। रॉ मटेरियल के सप्लायर की बात नहीं होती, प्रोडक्ट का सप्लायर नहीं होता, प्रोडक्ट का जो आप बनाते हैं प्रोडक्ट, उसको बनाने वाला कोई नहीं है बाजार में। बच्चे कई कहते हैं मटेरियल का सप्लायर मौजूद तो है, मैं बात प्रोडक्ट के सप्लायर की कर रहा हूँ, मटेरियल की नहीं। तो स्टेप नंबर 1 आता हूँ, तो रॉ मटेरियल को हम चेक करेंगे केजीस, हाँ जी, रिक्वायर्ड मटेरियल टू मीट डिमांड, सिर्फ स्ट्रक्चर, कोई कंपलसरी डिमांड नहीं है, सिंपल सी बात है, रिक्वायर्ड मटेरियल टू मीट द डिमांड। कॉपी पेस्ट कर रहे हैं जी। कितने केजी है मटेरियल, एक्स प्रोडक्ट वाई और जी, केजी 1.6 केजी पर यूनिट, उसके बाद 1.2 केजी पर यूनिट और 1.8। मेरे से आगे आगे करें स्पीड से ज़रा, ताकि आप मुझे फिगर्स बताते जाएं। डिमांड कितनी थी, 1000 यूनिट्स,
की मैक्सिमम डिमांड है, अगले की है 800 यूनिट्स की, और उसके बाद तो ये टॉपिक ना मोस्टली मैं कहता होता हूँ एक ढांचा स्ट्रक्चर का कॉपी पेस्ट है, इसमें डिसीजन मेकिंग को इतनी मुश्किल नहीं है। 1600 केजी ये आ जाएगा 960 केजी शायद, और 2160 केजीज टोटल कर लें, 4720 टोटल केजी रिक्वायर्ड है। और अवेलेबल जो मटेरियल है, टोटल अवेलेबल मटेरियल वो था 3000 केजीज, तो शॉर्टेज थी 1720 केजीज की। ये पार्ट का रिक्वायरमेंट स्टेप 1 हो गया। स्टेप 2, हाँ जी, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर एंड रैंकिंग। कंपलसरी वाले की रैंकिंग नहीं होती, बार बार बताऊंगा, ये नारे लगाता रहूंगा, कंपलसरी वाले की रैंकिंग नहीं होती, हालांकि इसमें है नहीं, वैसे मैं बोल रहा हूँ, मैंने अपनी ज़ात के लिए फ़िक्स की हुई हैं बातें। जब आऊँगा कंपलसरी वाले की रैंकिंग नहीं होनी, बॉल पेन चलाने से पहले ये फ़िक्रा रिवाइज करूँगा ताकि आपको वो फ़िक्रे याद हो जाए, पेपर में मैं याद आऊँ, कोई और याद ना आए। सेल प्राइस पर यूनिट, हाँ जी, कई बच्चे आके बताते हैं सर बड़े याद आए आप, मैं कहता हूँ शुक्रिया, आपने मुझे याद कर लिया। 3750 3500, जल्दी जल्दी 3500 पर यूनिट, और उसके बाद 4500 माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। जल्दी से बेटा, वेरिएबल कॉस्ट में मटेरियल कॉस्ट नहीं थी तो हम यहाँ निकाल लेंगे 1500 रुपये पर केजी, 1500 रुपये पर केजी इंटू केजीज पर यूनिट, बाकी कैलकुलेटर पे निकाल लें। 1500 रुपये इंटू 1.6, 1800 क्या था, 2400, 1800, 2700 रुपीज़ पर यूनिट। मटेरियल के बाद जब लेबर कॉस्ट निकालनी है पर यूनिट, तो उसने 75 रुपये पर आवर का हुआ रेट, और इनटू लेबर आवर पर यूनिट लेके कैलकुलेटर पे ही सॉल्व कर ले, बस ये इतना सा ही लिखना होता है। तो 75 रुपये इंटू 12 घंटे 900 आता है शायद, 900 रुपये पर यूनिट। अगली दफ़ा 1200, नेक्स्ट 1125। लो जी, बॉक्स बना के टोटल कर ले। दोबारा ये बॉक्स अगले पार्ट में नहीं बनाऊंगा, ये 3300 टोटल ही लेके चलूँगा। ये 3000 है और ये 3825, माइनस करें, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 450 रुपीज़ पर यूनिट, 500 पर यूनिट, 675 पर यूनिट डिवाइडेड बाय लिमिटिंग फैक्टर केजीज, 1.6 केजी, 1.2 केजी, 1.8 केजी, तो कंट्रीब्यूशन पर केजी 281.25, 281.25 बस, 6.67 जी, 5। तो रैंकिंग में ये 1 है, ये नंबर 2 है, और ये रैंकिंग में नंबर 3 है। ऑप्टिमल प्लान बनाएं। स्टेप 3, ऑप्टिमल प्लान। प्लान ही मांगा हुआ है, यूनिट्स ही मांगे हुए हैं बस, प्रॉफिट नहीं मांगा। ऑप्टिमल प्लान, ऑप्टिमल प्लान बनाएं जनाब। तो ऑप्टिमल प्लान क्या आता है, प्रोडक्ट्स, उसके बाद मटेरियल जो केजी शेजी आपके पास है, और प्रोडक्शन यूनिट्स। आगे कॉलम नहीं बनाना, परचेज वाला ऑप्शन इसमें नहीं है। जब मैं अगला पार्ट करूंगा तो 4 कॉलम बनाऊंगा, प्रोडक्शन के आगे एक और कॉलम परचेज यूनिट्स। अभी नहीं, इसमें अभी परचेज की ऑप्शन नहीं है। लिखें जी, अवेलेबल हमारे पास टोटल था 3000 केजी। हम रैंकिंग के मुताबिक सबसे पहले वाई को बनाएंगे, वाई को बनाने में 960 केजी कंज्यूम हो जाएगा, और उसकी पूरी डिमांड हम बना लेंगे प्रोडक्ट की, तो बाकी बचेगा 2040। रैंकिंग 1 के बाद जो रैंकिंग 2 वाला है, दैट इज प्रोडक्ट जी,
उसको बनाने में 21 जी है 2160 तो नहीं है हमारे पास, चलो 2040 kg तक यू आर मजबूर टू मैन्युफैक्चर दिस वन, और ज़्यादा नहीं। तो हम कितने kg बनाएंगे अब? 2040, हाँ जी 2040 डिवाइडेड बाय 1.8 क्या आता है? 3 11 3.8 भी हो तो इसको राउंड अप नहीं करना क्योंकि रिसोर्सेज नहीं है, इसको हमेशा राउंड डाउन करना है। अगर ये पॉइंट्स में आ जाए तो हमेशा राउंड डाउन होना है। 1133 को कभी भी 1134 नहीं करना, नहीं तो रिसोर्सेज ही नहीं है। 1133.8 भी होगा तो 1133 ही लिखना है, 1134 नहीं करना, उसको आम अकाउंटिंग की तरह नहीं करना, इसको हमेशा राउंड डाउन करना है। लो जी, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट पे जब आप आते हैं तो दोबारा लिमिटिंग फैक्टर चेंज नहीं हो रहा, यही रहेगा, कोई ज़रूरत नहीं है पहला स्टेप करने की। दूसरा स्टेप करें, सिर्फ रैंकिंग चेंज होगी और प्लान बनेगा दोबारा, तो स्टेप 1 दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है। विद एक्सटर्नल सप्लायर में दोबारा सारा स्टेप 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है, वो किया हुआ है। तो दूसरे पार्ट में क्या करना है? लिमिटिंग फैक्टर विद एक्सटर्नल सप्लायर। तो मैं स्टेप 1 लिखूंगा ही नहीं दोबारा, मैं सवाल ही पार्ट बी स्टेप 2 से शुरू करूंगा। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और रैंकिंग। अब रैंकिंग सेम आना ज़रूरी नहीं है, रैंकिंग विल बी डिफरेंट। तो यही 3 प्रोडक्ट हैं एक्स वाई जी, तीनों की सेल प्राइस की जगह तीनों की लिखनी है परचेज प्राइस पर यूनिट माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। कितनी है जी परचेज प्राइस? 3450, 3100, 3985 और वेरिएबल कॉस्ट टोटल 3300। ये दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बॉक्स नीचे वाला टोटल लिखें 3000 और 3825। तो डिफरेंस आता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइडेड बाय केजी करें, कंट्रीब्यूशन पर केजी पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और रैंकिंग। क्या आता है ये? 150, 100, 160 डिवाइडेड बाय 1.6, 1.2, 1.8 क्या आता है? 93 आगे छापा लगा रहे हैं हम और बहुत स्पीड से लगा रहे हैं। 88 तो रैंकिंग करें जी। ये रैंकिंग प्रोड्यूस करने की रैंकिंग है, परचेज की नहीं। ये सारी कैलकुलेशन प्रोड्यूस होने की हो रही है, प्रोड्यूस होने की रैंकिंग है। नीचे लिखेंगे आप रैंकिंग टू प्रोड्यूस। केड़ी पहले बनानी है जी? मेरा ख्याल है 1, अच्छा थोड़ा सा चेंज हुई है रैंकिंग मेरा ख्याल है। हाँ पहले ये 1 था, ये 2 था और ये 3 था, रैंकिंग थोड़ी सी चेंज भी हो जाए। अच्छा ये अब ये समझ ले सब बच्चे, ज़रा प्लान आप छाप लेंगे मुझे पता है, मैं बताता हूँ, लेकिन इसको ज़रा पढ़ भी ले रहे। ये किया क्या, ये क्यों किया ऐसे? ये देखो इसको पढ़ते कैसे हैं। अगर हम प्रोडक्ट एक्स खरीद के बेचें, अगर हम प्रोडक्ट एक्स खरीद के बेचें तो हमें 3450 रुपए की पॉकेट पे कॉस्ट पड़ेगी। खरीद के बेचें, बेचना है आपने, बेचना कॉमन है इसलिए वो अनअवॉइडेबल है, तभी सेल प्राइस को छोड़ दिए। इसमें सेल प्राइस दोनों केसेस में होनी है, खरीद के बेचें या बना के बेचें। अगर हम खरीद के बेचते हैं तो ये 3450 रुपए की कॉस्ट पे आपके पास आएगी, और अगर आप बना के बेचते हैं तो आप खुद इसको 3300 रुपए में बना सकते हैं। तो बनाने में कितनी बचत है, बनाने में कितनी बचत है, ये इस तरह पढ़ते हैं। खरीदे तो 3450 की कॉस्ट पे, खुद बनाए तो 3300 रुपए का। इसका मतलब है खुद बनाने में जो बचत है वो 150 है। कई बच्चे कहते हैं अगर इधर सेविंग का वर्ड लिख दें वो ज्यादा बेहतर है। खुद बनाने में कितनी बचत है? सस्ता बन रहा है ना यार, खरीदोगे तो 3450 जेब चो पैसे जाने,
खुद बनाओगे तो कितने पैसे जेब से जा रहे हैं। ये खरीदना भी वेरिएबल कॉस्ट होता है, ये फिक्स नहीं होता। परचेज प्राइस वेरिएबल कॉस्ट है, जितना वॉल्यूम ज्यादा लोगे उतनी ज्यादा दोगे टोटल में, पर यूनिट पे नहीं। एक यूनिट 3450 का खरीद के बेचेंगे, बना के बेचे तो 3300 रुपए का, तो बनाने में फायदा है तो वी विल प्रोड्यूस 150 रुपया फायदा होगा। लेकिन वो जब बनाने जाएंगे तो आड़े क्या आ जाएगा, मटेरियल की शॉर्टेज आ जाएगी। इसीलिए फिर इसको लिमिटिंग फैक्टर पे डिवाइड करके देखना है कि इस प्रोडक्ट को खुद बनाने में ये फायदा है अगर मटेरियल शॉर्ट हो तो। वाई का बाजार से लेते हो तो 3100 रुपए, खुद बनाते हो तो बनाने में 100 रुपए की बचत है। इसको भी बनाने की रैंकिंग करें। जी में भी ऐसे ही है। बाज दफा कुछ बच्चे कहते हैं सर जी अगर ये माइनस में निकल आए तो उसका मतलब होगा फिर बनाना महंगा है। बनाना महंगा है, खरीदना सस्ता है, उसको रैंकिंग में नहीं लाना। फिर आपने वो वैसे भी लाओगे ना, वो बेचारा माइनस होने की वजह से क्या होगा, आखिरी रैंकिंग में धकेला जाएगा। लेकिन बनाने की क्या जरूरत, रैंकिंग की जरूरत ही नहीं। अगर माइनस में आ जाए ना तो उसका मतलब होता है खरीदना इज मोर बेनिफिशियल देन बना के बेचने से। ये सारे अगर पॉजिटिव आ रहे हैं ना तो इनका मतलब है तमाम को बनाने में फ़ायदा है। जब तमाम को बनाने में फ़ायदा है तो रिसोर्सेज की शॉर्टेज की वजह से हमने इनकी रैंकिंग कर ली। अब रैंकिंग के मुताबिक बनाएंगे, जो बना लेंगे ठीक है, बाकी बाजार से ख़रीद लेंगे। आ जाओ जी ऑप्टिमल प्लान। जी ऑप्टिमल प्लान किसी ने बना लिया हो जी, लिखें जी लिखें। ऑप्टिमल प्लान क्या है जी, स्टेप 3 लिख रहा हूँ डायरेक्ट। ऑप्टिमल प्लान क्या है जी, ऑप्टिमल प्लान। ऑप्टिमल प्लान तो प्रोडक्ट्स के नाम, प्रोडक्ट्स के नाम क्या नाम है जी, प्रोडक्ट के। अब रैंकिंग के मुताबिक, अच्छा अवेलेबल, अगेन शॉर्टेज मटेरियल की है। हाँ जी 3000 kg हमारे पास टोटल मटेरियल है, 3000 kg। यार वो ब्लैक मार्कर कोई भी सही नहीं चलता जी। 3000 kg, वो घर वाले भी बेचारे कहते होंगे सर मार्कर पता नहीं ब्लू इस्तेमाल करी जा रहे। प्रोडक्शन यूनिट्स और परचेज यूनिट्स। आप जन्नत में बैठे हैं इस वक्त, सामने ही देखी जा रहे हैं सब कुछ क्या हो रहा है। जो घर बैठे हैं वो बेचारे बाद खज्जल हो रहे हैं जी। अवेलेबल 3000 kg है, इसमें से पहले नंबर पे कौन सी रैंकिंग है, एक्स बनाओ 1600 kg और पूरे 1000 यूनिट बना लेंगे। परचेज वाले कॉलम में डैश, इसका कुछ भी परचेज, पूरी डिमांड खुद बनानी है। बाकी बचेगा 1400 kg इसका मटेरियल। अब रैंकिंग 2 वाला बनाएंगे। जी को बनाने के लिए 2160 kg चाहिए, हमारे पास तो बचा ही नहीं। 1400 kg में आप कितना बना सकते हैं, 777 यूनिट्स। 777 ही लिखेंगे आप, 8 नहीं करेंगे। 777 यूनिट्स, क्योंकि अगर आपने 888 किया तो ये 1401 या 2 kg बन जाएंगे, उतने तो है नहीं तुम्हारे पास। तो 777 यूनिट्स। अब आगे क्या करना है, यहां पे सवाल अभी खत्म नहीं होगा, वहां पहले तो खत्म हो जाता था। अब यहाँ पे आपको देखना है कि टोटल डिमांड में से जो तो बना लिया ठीक है, जो नहीं बनाया वो खरीदो। तो अब प्रोडक्ट जेड के टोटल डिमांड थी, प्रोडक्ट जेड की टोटल डिमांड कितनी थी, 1200 यूनिट्स की टोटल डिमांड थी। टोटल डिमांड कितनी थी, 1200। मैं ऊपर लिख रहा हूं 1200 में से ये बन गया है, तो बाकी जो खरीदना पड़ेगा माइनस करके निकाल के यहां पे लिखें 423। ये बना के बेचेंगे, ये खरीद के बेचेंगे। बेचना टोटल 1200 ही है। 1200 में से 777 बना लिए, तो बाकी जो नहीं बनाए वो परचेज करो। इसी तरह जो रैंकिंग 3 वाला है वाई का एक भी यूनिट नहीं बनाना, बचा ही कुछ नहीं रिसोर्सेज बेचारे। वाई का एक भी यूनिट नहीं बनाना, उसके सारे यूनिट वाई के थे कितने, 800 का 800 परचेज करो। लो जी ये प्लान खत्म हो गया, सवाल खत्म, पैसा हजम। जी जी बेटा 1200 कहाँ से आई, ये मैक्सिमम डिमांड दी हुई है क्वेश्चन में। डिमांड जो यहाँ पे भी लिखी हुई है, टोटल डिमांड 1200 यूनिट्स की है। 1200 में से कितने बना लिए,
777, तो बाकी माइनस करके यहां ही निकाल के दिखाओगे। 1200 की टोटल डिमांड है माइनस प्रोड्यूस्ड 777 आपने बेटी प्रोड्यूस कर ली है, बाकी खरीदो। चलो जी क्वेश्चन 2 करो सब खुद, जो करता जाए वो जा सकता है। क्वेश्चन 2 करके मैंने आराम से आसान वाला कराया, मुश्किल वाला अब आप करेंगे। मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा लेंथी है। जल्दी करो जल्दी, बस इसको रोक दें फिलहाल। 15 से 20 मिनट का टाइम है, मैंने फिर चेक करना है आपकी कॉपी। उठना नहीं किसी ने, करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 जब आप पढ़ेंगे तो बेटा उसमें डाटा लिखा हुआ है फॉर 8 मंथ्स, लेकिन बाय चांस सारा डाटा पर मंथ पे दिया हुआ है। अगर आप सारे डाटे को इनटू 8 मंथ कर लें तब भी सवाल का जवाब वही आएगा। और अगर हाँ जब खिचड़ी डाटा होता है ना फिर कन्वर्जन जरूरी है, अभी नहीं चाहे आप पर मंथ का डाटा लेके भी सॉल्व करो, योर डिसीजन विल बी सेम। बाद में चाहे आंसर को इनटू 8 कर देना। अगर बीच में कुछ डाटा पर मंथ हो कुछ 8 मंथ का हो, खिचड़ी डाटा हो ना, फिर फटा है। यहां सारा डाटा पर मंथ दिया है, डिमांड भी पर मंथ दी हुई है, शायद दी है ना मंथली, लेकिन कहा क्या हुआ है नीचे रिक्वायरमेंट में फॉर 8 मंथ्स। तो क्या जरूरत है ऐसे पंगे में पढ़ने की, सारी रकमों को इनटू 8 कर रहे हैं। पहले सारा सवाल पर मंथ पे करें, जब आंसर आ जाएगा ना तो लिख दीजिएगा इसको इनटू 8 मंथ करके, ये बनेगा जी 8 माह का प्लान। समझ आ रही है? जब भी डाटा मिक्सचर होता है ना तब मैं कन्वर्जन मानता हूं, नहीं तो मैं कहता हूं ओरिजिनल डाटा जिस शक्ल में दिया है सवाल वैसे ही हल करो। इस सवाल का थीम क्या है और जवानों, क्वेश्चन नंबर 2 का थीम क्या है? इस इदारे की 3 ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो ये बना के बेचते हैं। अभी तो फैसले से पहले 3 प्रोडक्ट्स हैं जो ये बना के बेचते हैं। उसका नाम है अल्फा, बीटा और गैमा, और उसका सारा पर यूनिट पे डाटा शेटा ये वो सब दिया हुआ है। एक प्रोडक्ट है जिसका नाम है जीटा, वो ये बना के नहीं बेचते बल्कि उसको लिखा हुआ है ये खरीद के ही बेचते हैं, पुराना इनका सूल है। और उसकी परचेज प्राइस भी दी हुई है, उसकी सेल प्राइस नहीं दी हुई। जीटा की सेल प्राइस, अब इनको रिसोर्सेज की शॉर्टेज है और ये इसकी तगो-दो में है यार के अल्फा बीटा गैमा तो बनाते थे, क्या जीटा को भी ना बनाना शुरू कर दें? तो एक्चुअली ये अल्फा बीटा गैमा की तरह जीटा को भी बनाने का या वो फैसले में लाना चाह रहे हैं, रिक्वायरमेंट में ये लिखा हुआ है। तो आप 4 प्रोडक्ट की रैंकिंग करेंगे, अल्फा बीटा गैमा, लेकिन अल्फा बीटा गैमा को करेंगे सेल प्राइस की बेस पे, इसको करेंगे जीटा को परचेज प्राइस की बेस पे। लिमिटिंग फैक्टर 2 चीजें नहीं है इसमें, कोई एक है, पता नहीं है, मुझे नहीं पता, वैसे बताई तो 2 हैं, एक मटेरियल है लिमिटिंग। ठीक है, बस इसको फिर रोक दें। ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें वेरिफिकेशन आपने की, ठीक है। कौन सा मटेरियल शॉर्ट है? मटेरियल बी, ठीक है। जब आपने इसका स्टेप 2 करना है क्वेश्चन नंबर 2 का, तो उसका नाम होता है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर और रैंकिंग। अच्छा, प्रोडक्ट के नाम थे अल्फा, बीटा, गैमा और ये 3 प्रोडक्ट्स हैं जिनका एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद नहीं है। तो इन तीनों में तो आप ले लेंगे सेल प्राइस पर यूनिट जो भी है। अच्छा, इसका एक्सटर्नल सप्लायर मौजूद है, इस प्रोडक्ट में आप ले लेंगे परचेज प्राइस पर यूनिट, और जितनी भी है पता नहीं अब कितनी है, 40 रुपये, 50, 40। इनमें सेल प्राइस लेंगे और इसमें क्या लेंगे, क्योंकि ये प्रोडक्ट मार्केट में सप्लायर से अवेलेबल है। एक तो पॉइंट ये हो गया। उसके बाद जब आप वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने लगेंगे तो मटेरियल ए इस पे लगता है, इस पे लगता है, इस पे लगता है, लेकिन इस पे नहीं लगता। मटेरियल बी, उसका पर केजी क्या रेट है? 6 रुपीज पर केजी है। तो इनटू इसके केजी, इनटू इसके केजी, इसके भी और इसके भी केजी से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 रुपीज पर केजी ये कॉमन होता है, इनटू केजी होगा
तो इस ये तो मेरा ख्याल है रकमें दी हुई थी, ये निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जीटा के जितने केजी लगते हैं उससे मल्टीप्लाई। सिमिलरली लेबर कॉस्ट पर यूनिट निकालने के लिए रेट क्या दिया हुआ है, 10 रुपीज पर आवर इनटू लेबर आवर पर यूनिट। इसके दिए, इसकी अमाउंट्स दिए हैं, ये अमाउंट नहीं थी लेकिन इसके लेबर आवर्स गिवन है। जरा बताते हो ये इसका मटेरियल बी कितना निकलता है, किसी ने निकाला हो? 6 रुपए पर केजी इंटू कितने केजी है, 2.5, 15 रुपए है। लेबर कॉस्ट कितनी आती है, 10 रुपए। अब जो बच्चे आके परेशान होते हैं ना, जिस वजह से मैं बताना चाह रहा हूं, इस सवाल में ना वेरिएबल ओवरहेड्स दो तरह के हैं। एक वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर पर बेस कर रहे हैं और एक मशीन, वो मैंने बेसिक में बताया हुआ है। जब वेरिएबल ओवरहेड लेबर आवर पर बेस करते हैं ना, तो जैसे ये लेबर कॉस्ट में होता है रेट पर आवर, सब में कॉमन होता है प्रोडक्ट्स में, रेट पर आवर इनटू लेबर आवर्स। जब मशीन आवर पे बेस करेंगे ना, तो वहां फॉर्मूला मैंने बताया था, वेरिएबल ओवरहेड का रेट रुपीज में पर मशीन आवर इनटू मशीन आवर, ये मैंने बताया हुआ है। आपको याद है कि नहीं है ये मुझे नहीं पता, मैं दोबारा बता रहा हूं। क्या बताया हुआ मैंने बताया हुआ है, यहां जगह कम थी इसलिए यहां लिख रहा हूं। मैंने बेसिक्स में बताया है कि वेरिएबल ओवरहेड की ओवरहेड दो तरह के होते हैं। वेरिएबल ओवरहेड की कॉस्ट पर यूनिट निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला होता है वेरिएबल ओवरहेड का रेट पर लेबर आवर हो तो इनटू लेबर आवर्स पर यूनिट। और वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट जो मशीन आवर पे बेस कर रही हो, दोनों है सवाल में वैसे, वेरिएबल ओवरहेड रेट पर मशीन आवर। उसने क्या दो नंबरी लगाई है, उसने ये लेबर आवर्स मेरा ख्याल है पुरानी प्रोडक्ट्स के नहीं दिए हुए, वो यहां से निकलेंगे। लेबर आवर भी नहीं दिए और ये भी नहीं दिया हुआ, ये दिया हुआ है। तो ये दिया है तो चलो आप इसमें तो कॉपी कर लेंगे, अल्फा में बीटा में, फटा आकेगा जीटा में कैसे लिखे वेरिएबल ओवरहेड। तो इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला जो रेट होता है ना, ये पर आवर, ये सारी प्रोडक्ट्स के लिए कॉमन होता है। जैसे यहाँ मटेरियल का रेट 6 रुपए पर केजी कॉमन था, पर केजी की बात कर रहा हूँ, इधर पर आवर 10 रुपए कॉमन था। इधर वेरिएबल ओवरहेड का जो रेट है ना वो नहीं था, तो वो निकालना पड़ेगा। इसी तरह यहां से भी मैं पहले मशीन आवर वाला बता रहा हूं आपको। बताना जरा क्या थे वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट पर यूनिट। अल्फा की कितनी थी, 1 पॉइंट अल्फा की, और ये नई रकम दी हुई x रुपीस पर मशीन आवर। मशीन आवर नीचे जाके दिए हुए हैं कहीं पे, अल्फा के मशीन आवर नीचे दिए हुए हैं कितने, 8 मशीन आवर पर यूनिट। इसका मतलब है जो आपको पुराना डेटा दिया हुआ है ना अल्फा का, बीटा का और गैमा का, उसमें ये जो रेट छुपा हुआ है, ये मेरा ख्याल है शायद बनता है 0.2 रुपीस पर मशीन आवर। यानी अल्फा में क्या आया होगा, 0.2 रुपीस पर मशीन आवर इनटू 8 घंटे। इधर आया होगा 0.2 रुपीस पर मशीन आवर इनटू 7 घंटे, शायद वेरीफाई कर लो जरा। 0.2 कॉमन होगा, आगे घंटे चेंज होने से वो रकम चेंज हो रही है। इसमें होगा मेरा ख्याल है 0.2 रुपीस पर मशीन आवर इंटू 6 घंटे। तो इधर फिर क्या होगा, इधर क्या होगा, 0.2 रुपीस पर मशीन आवर इंटू इसके मशीन आवर देखने पड़ेंगे। मेरी बात आप समझे, इसका मतलब है जो रेट पर मशीन आवर था वो इसमें भी 0.2 था, इसमें भी 0.2 था, इसमें भी 0.2 था, इसमें भी बेटा 0.2 रुपीज ही था, लेकिन इनटू मशीन आवर चेंज थे। सेम हरकत लेबर आवर के साथ है। ये रकम दी हुई है, पता नहीं कितनी दी हुई है, ये वेरिएबल ओवरहेड पर लेबर आवर कितने दिए हुए हैं बताना जरा मुझे, 1 पॉइंट पर यूनिट, ये नहीं है x रुपीस पर लेबर आवर। और अल्फा के लेबर आवर जो थे किसी बच्चे ने निकाले हो 2.5, रीअरेंज करो
हाँ 0.6 रुपीज पर लेबर आवर। अब इधर जो निकले हुए हैं ना 0.6 रुपीज इंटू 2.5 आवर, 0.6 रुपीज पर लेबर आवर इंटू 1.8 लेबर आवर्स है, लेबर आवर्स 3 लेबर आवर, वो 1.8 तो रुपीज है बेटा, 0.6 रुपीज पर लेबर आवर इंटू 3 घंटे करोगे तो वो 1.8 का जवाब दिया हुआ है। 0.6 रुपीज पर लेबर आवर इंटू इसके लेबर आवर जो है 2.5 है, इधर होंगे 0.6 रुपीज पर लेबर आवर मल्टीप्लाइड बाय इसके जो घंटे लेबर के 1। तो यहाँ वेरिएबल ओवरहेड इसके आएंगे 0 पॉइंट लेबर की बेस पे 6 और मशीन आवर की बेस पे आएंगे 0.4। ये आपको ये बात बच्चों को समझ नहीं आनी, ये कैसे सर ने निकाल ली है। कुछ लोगों को समझ आई होगी, कुछ के तो ऊपर से गुजर गया, ये कर क्या रहे हैं सर। एक्चुअली मैं वेरिएबल ओवरहेड का पर आवर रेट ना बैलेंसिंग फिगर निकाल रहा हूँ दोनों जगह, ताकि मैं जीटा के जो वेरिएबल ओवरहेड पर आवर है उसको इंटू जीटा के लेबर आवर कर सकूँ और इंटू जीटा के मशीन आवर कर सकूँ। ठीक है, चले मेरी तरफ से काम मुकम्मल है। अभी भी किसी को कुछ समझ नहीं आया तो वो पूछ रहे, मैं बैठा हूँ। आप लोगों ने घर से क्या करके लाना है, होमवर्क बता दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 3, पहले 5 करना है, 6 करना है, 7। ये छोटे छोटे सवाल है, 10-10 मिनट में होने वाले हैं। असल सवाल 3 है, बस इसने टाइम खाना है आपका और इसी में मसाइल होंगे मुझे पता है। तो कोई नहीं, जितना ही होगा ये कर लें, ये जितना होता है कल डिस्कस करेंगे। अभी किसी ने कुछ पूछना है तो मैं बैठा हूँ, मैं जा नहीं रहा। मेरी अगली क्लास 3:15 है। ओके, अल्लाह हाफिज़।